So hello everyone, in this video we are going to discuss about the classification of bacteria on the basis of different factors. Last lecture में हमने classification of microorganisms based on the nutritional requirement किया था. अगर आपने नहीं देखा है तो आपको link description में मिल जाएगा. So the first factor is the temperature. So temperature is one of the most important factor जो कि ग्रोथ को अफेक्ट करता है. हर एक जो माइक्रोबियल स्पीशीज़ होती है उसका कुछ पर्टिकुलर ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर होता है कि वो उसी टेम्परेचर के आसपास ग्रो करती है. फॉर एग्जांपल कुछ स्पीशीज़ अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर रही है, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ही है, तो वो 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या नीचे ग्रो नहीं कर सकते, वो उसी पे बेटर ग्रो करेंगे. सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज़ में टेम्परेचर के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं. सो कोल्ड टेम्परेचर एंड द वार्म टेम्परेचर. सो द फर्स्ट कैटेगरी इज़ द साइक्रोट्रॉफ्स. साइक्रो का मतलब ही क्या होता है? साइक्रो का मतलब ही क्या होता है? कोल्ड. सो साइक्रोफाइल्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स. सो साइक्रोफाइल्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ठंडी जगह पर आपको मिलेंगे. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ जो 70% अर्थ का सरफेस है दैट इज़ कवर्ड बाय ओशन एंड हैविंग द डीप वाटर टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस. सो देयरफॉर जो साइक्रोफाइल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दे मेक अप अ लार्ज पोर्शन ऑफ द ग्लोबल माइक्रोबियल कम्युनिटी. इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे साइक्रोफाइल्स होते हैं जो कि बिलो 5 डिग्री सेल्सियस भी ग्रो कर सकते हैं. सो साइक्रोफाइल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो गए जो कि वार्म लाइक जो कोल्ड टेम्परेचर पे आपको देखने को मिलेंगे, राइट. सो इवन कुछ ऐसे होते हैं जो 5 डिग्री सेल्सियस से बिलो भी ग्रो कर सकते हैं. देखो जो हमारे साइक्रोफाइल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 15 डिग्री सेल्सियस इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है और 5 डिग्री सेल्सियस तक भी ग्रो कर सकते हैं. तो ये ह्यूमन पैथोजेंस तो नहीं होते क्योंकि ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, राइट. सो साइक्रोफाइल्स वुड नॉट बी द ह्यूमन पैथोजेंस क्योंकि वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे इन द वार्मर 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उतने पे वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, तो दे आर नॉट द ह्यूमन पैथोजेंस. सो द अनदर ग्रुप इज़ ऑफ दी साइक्रोट्रॉफ्स. देखो जो साइक्रोट्रॉफ्स होते हैं दे आर ऑल्सो कोल्ड लविंग microorganisms and these species they have a slightly higher optimal growth temperature. As you can see that यहाँ पे जो optimal temperature था that was 15 degree Celsius and इनके लिए there is 25 degree Celsius. So they can be found in water, in soil, in the temperate region. And examples आप लिख सकते हो, कुछ ऐसे फंगी मोल्स भी हो सकते हैं एंड कैम्फाइलोबैक्टर बैक्टीरिया आप इस कैटेगरी में लिख सकते हैं. नाउ अब ऑपोजिट इनके लाइक अभी तो हमने कोल्ड लविंग बैक्टीरियाज के बारे में देखा, अब इनकी ऑपोजिट क्या हो गए जो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, उनको हम थर्मोफाइल्स बोलते हैं. थर्मो मीन्स हीट, तो दे आर हीट लविंग. ठीक है. तो ये बेस्ट जो है इनके लिए जो टेम्परेचर है दे मल्टीप्लाई बेस्ट एट द टेम्परेचर अराउंड 60 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. एंड इनको हम क्या बोलेंगे? थर्मोफाइल्स बोलेंगे. कुछ ऐसी हमारे पास आर्कियल स्पीशीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लाइक 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी ग्रो कर सकती हैं. तो ऐसे बैक्टीरियाज को हम हाइपर थर्मोफाइल्स बोलते हैं जो कि आपको कहीं हॉट वाटर वेंट्स में मिलेंगे इन द फ्लोर ऑफ द पैसिफिक ओशन. सो क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर भी होता है जो कि वाटर को. सो अभी हमने कोल्ड लविंग बैक्टीरियाज देखे और हॉट लविंग बैक्टीरियाज देखे. अब हमारे पास एक और कैटेगरी आती है दैट इज़ द मीज़ोफाइल्स. मीज़ो का मतलब है बीच वाले, मिडल वाले. ठीक है. ना ज़्यादा गर्म चाहिए इनको, ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, ना हाई चाहिए ना ही लो चाहिए, इनको मिडल वाला टेम्परेचर चाहिए. ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ 37 डिग्री सेल्सियस फॉर देम. ठीक है. सो ये जो बैक्टीरियाज या जो भी पैथोजेंस होते हैं वो ह्यूमन को डिजीज़ कॉज कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन का टेम्परेचर भी क्या रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस रहता है एंड ये उनको डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. सो एग्ज़ाम्पल आप इसमें लिख सकते हो ई कोलाई.
E. coli is the example of the mesophiles. Now, the next parameter or the next factor is the oxygen. ऑक्सीजन जो होती है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. तो एक होता है एरोबिक और एक होते हैं एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स. एरोबिक मतलब जिनको कि ऑक्सीजन चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, और एनारोबिक मतलब जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए. अब एरोबिक के अंदर भी वी हैव ऑब्लिगेट एरोब्स एंड वी हैव दी माइक्रो एरोफाइल्स. ठीक है, दो कैटेगरीज, और यहाँ पे थर्ड कैटेगरीज फैकल्टेटिव एरोब्स. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स. ऑब्लिगेट का मतलब होता है मजबूरी. इनकी मजबूरी है ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो ये जीवित रहेंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये मर जाएंगे. तो ऑक्सीजन क्या है, इनकी मजबूरी है. दे रिक्वायर ऑक्सीजन. कौन से, जो हमारे पास ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाकी जैसे कि कुछ अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिपोनीमा पैलिडम जो है, जो कि सिफिलिस कॉज करता है, ये क्या होते हैं, दे आर द माइक्रो एरोफाइल्स. माइक्रो एरोफाइल्स का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म माइक्रो एरोफाइल्स. माइक्रोब्स रिक्वायरिंग रिड्यूस्ड लेवल ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज द माइक्रो एरोफाइल्स because they survive in the environment where the concentration of oxygen is relatively low. So हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे माइक्रो एरोफाइल्स होते हैं जो कि ओरल कैविटी, यूरिनरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में डिजीज़ेस कॉज कर सकते हैं. एंड देन वी हैव द फैकल्टेटिव एरोब्स. फैकल्टेटिव का मतलब है इनकी मजबूरी तो नहीं है जैसे ऑब्लिगेट वालों की थी, काम चला लेंगे. अगर ऑक्सीजन है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि मर जाएंगे, काम चला लेंगे. ठीक है, तो उन टाइप को क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव. ऑब्लिगेट मतलब उनकी मजबूरी थी ऑक्सीजन का होना. फैकल्टेटिव मतलब कोई बात नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी हम जिंदा रह लेंगे, हमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात इनको नहीं आएगी. सो दे ग्रो विद और विदाउट द ऑक्सीजन आर नोन एज द फैकल्टेटिव एरोब्स. नाउ द नेक्स्ट इज द एनारोब्स. एनारोब्स यानी कि जिनको ऑक्सीजन पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एंड ऑक्सीजन है तो ये मर जाएंगे, दुश्मनी है इनके ऑक्सीजन के साथ. तो एनारोब्स क्या हो गए, विच डू नॉट और दे कैन नॉट यूज़ द ऑक्सीजन. सो यहाँ पे ऑब्लिगेट एनारोब्स. ऑब्लिगेट मतलब इनकी मजबूरी है ऑक्सीजन में ना रहना, अगर ऑक्सीजन ज़रा सी भी होगी तो ये मर जाएंगे, ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. द सेकेंड कैटेगरी इज़ द एरोटॉलरेंट. एरोटॉलरेंट का मतलब है जो अगर ऑक्सीजन है तो ये उसको टॉलरेट कर लेंगे. ठीक है, मतलब कि वो इनसेंसिटिव हैं ऑक्सीजन के, इतना ऐसा सेंसिटिव नहीं है जितना ऑब्लिगेट वाले थे. ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन रहेगी तो ये मर जाएंगे, तो ये ऑक्सीजन को टॉलरेट कर लेंगे. फिर होते हैं हमारे पास, अच्छा जो ये आपके ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं जिनको ऑक्सीजन बिल्कुल भी ये टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. तो इसमें आपके कुछ प्रोटिस्ट आ गए, कुछ आपके फंगी आ जाएंगे. ठीक है, सो इनके एग्जाम्पल्स हम इकट्ठे देखेंगे अभी बाद में, बट मैं सोच रही थी पहले आपको ये सारा समझा दूँ कि ये क्या है. सो we are done with the obligate anaerobes and aerotolerant. okay, so जो pH रहता है, pH भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं. सो मेजॉरिटी जो स्पीशीज़ होती हैं दे आर द न्यूट्रोफिल्स. तो हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एसिडोफाइल्स, न्यूट्रोफाइल्स एंड द एल्कलीफाइल्स. सो मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रोफिल्स होते हैं, यानी कि वो नियर 7 जो कि हमारा न्यूट्रल पीएच होता है उसके आसपास ग्रो करते हैं. एंड कुछ ऐसे स्पीशीज़ होती हैं जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो करती हैं जिनको कि हम एसिडोफाइल्स बोलते हैं. सो एसिड टॉलरेंट बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, एसिडोफाइल्स बोलते हैं, जो कि बिलो 5 pH पर ग्रो करती हैं. एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फूड और डेयरी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि आपका जो लैक्टोबैसिलस एंड ऑल्सो द स्ट्रेप्टोमाइसीज
स्ट्रेप्टोकोकस ये भी क्या है आपके हमारे एसिडोफाइल्स हैं. दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द एसिडोफाइल्स. देन एल्कलीफाइल्स यानी कि जो अबव 9 pH पे ग्रो करते हैं उन्हें हम एसिडोफाइल्स बोलते हैं. देन वी हैव द ऑस्मोटिक कंडीशंस यानी कि जो सॉल्ट का कंसनट्रेशन है. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉल्ट कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं उनको हम हैलो टॉलरेंट बोलते हैं. नॉन हैलोफाइल्स का मतलब है जो बिल्कुल भी सॉल्टी कंडीशन नहीं सहन कर सकते, नहीं तो वो डाई हो जाएंगे, तो उन्हें हम नॉन हैलोफाइल्स बोलते हैं. हैलोफाइल्स का मतलब है कि वो कर सकते हैं 15%, अगर NaCl है तो अप टू 15% वो रह सकते हैं. एंड आपके जो एक्सट्रीम हैलोफाइल्स होते हैं, इसका मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको कि सॉल्ट जो है, सॉल्टी कंडीशन चाहिए ही फॉर देयर ग्रोथ. सो अपार्ट फ्रॉम दिस हम प्रेशर को भी ले सकते हैं. प्रेशर वी कैन ऑल्सो कंसिडर द प्रेशर एज अ फैक्टर. तो प्रेशर के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 कैटेगरीज. वन इज़ द बैरोफाइल्स. बैरोफाइल्स का मतलब होता है जो कि हाई प्रेशर कंडीशन में ग्रो करते हैं. अप टू आप कह सकते हैं 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये ग्रो कर सकते हैं. एंड द सेकेंड कैटेगरी इज़ द बैरो टॉलरेंट मीन्स दैट कैन ग्रो वेल ओवर 1 to 50. अच्छा, इसको 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप 101 मेगा पास्कल भी बोल सकते हो. एंड ये जो बैरो टॉलरेंट होते हैं ये 1 to 50 पे ग्रो कर सकते हैं, बट देयर ग्रोथ फॉल्स ऑफ देयर आफ्टर. अगर इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. जो मोस्ट ऑफ द बैरोफाइल्स होते हैं वो साइक्रोफाइल्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द बैरोफाइल्स आर साइक्रोफाइल्स बिकॉज एवरेज टेम्परेचर जो होता है ओशन का वो 2 डिग्री सेल्सियस है ओशन की गहराई में. तो वहाँ पे ये हाई प्रेशर ऐसे साइक्रोफाइल्स, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, साइक्रोफाइल्स जो होते हैं वो बैरोफाइल्स भी होते हैं. देन आप CO2 भी ले सकते हो. यू कैन ऑल्सो कंसिडर द CO2 एज अ फैक्टर. सो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको कि एडिशनल 5 to 10% CO2 का ज़रूरत रहता है फॉर देयर ग्रोथ, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज द कैप्नोफिलिक बैक्टीरियाज. सो एक बार फिर से देख लेते हैं. सॉल्यूट एंड वाटर एक्टिविटी के बेसिस पे ऑस्मोटॉलरेंट मीन्स द ऑर्गेनिजम्स दैट आर एबल टू ग्रो ओवर वाइड रेंज ऑफ वाटर एक्टिविटी और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन. उनको हम क्या बोलेंगे? दोज आर नोन एज द ऑस्मोटॉलरेंट. एन एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. Now, the next is the halophiles. Halophiles means that require high level of sodium chloride, high level of salt concentration. For example, the halobacterium. pH के बेसिस पे acidophiles का एग्जाम्पल क्या हो गया? acidophiles का एग्जाम्पल हो गया sulfolobus and another example picrophilus. Then for the neutrophiles you can consider E. coli. Then alkaliphiles is the Bacillus bacteria. On the basis of the temperature, the organisms which grow on the cold temperature are known as the psychrophiles, and the example for this is the Chlamydomonas nivalis. Then the psychotroph are the Pseudomonas fluorescens. Then mesophiles are the E. coli, thermophiles and hypothermophiles. In thermophiles you can give the example of the Thermus aquaticus, and hypothermophiles we have the Pyrococcus. Next, on the basis of the oxygen concentration, the first one is the obligate aerobe. Obligate aerobe में you can give the example of the Micrococcus luteus and Pseudomonas, Mycobacterium, most protists and fungi. They are obligate aerobe. Facultative aerobe E. coli and the Saccharomyces cerevisiae. Aerotolerant anaerobe is the Streptococcus pyogenes. And then we have the obligate anaerobe. Obligate anaerobe is the Clostridium. And next is the microaerophiles, that is the Campylobacter, Spirillum, and also the Treponema pallidum.
And the barophiles means the organisms that survive in the very high pressure conditions. For example, we have the Photobacterium profundum, which are the barophiles. So these were the examples. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.